हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो फिर से एक बार हम लोग 1500 हिंदी साहित्य से संबंधित एमसीक्यू सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। सभी प्रश्न यहाँ पे महत्वपूर्ण रहेंगे, इसलिए ध्यान दीजिएगा हर एक प्रश्न पर, और साथ में जो पॉइंट्स रहेंगे उसमें भी। पहला प्रश्न है, पुरुष परीक्षा संग्रह नामक खड़ी बोली गद्य के रचयिता कौन रहे? पुरुष परीक्षा संग्रह नामक खड़ी बोली गद्य के रचयिता लल्लूलाल, तारिणी चरण मित्र, विश्वनाथ सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं? तो तारिणी चरण मित्र। पुरुष परीक्षा संग्रह नामक खड़ी बोली गद्य के रचयिता रहते हैं तारिणी चरण मित्र। लल्लूलाल की रचनाएं रही, लल्लूलाल प्रेम सागर, लाल चंद्रिका टीका, सिंहासन बत्तीसी, बैताल पच्चीसी, भाषा कायदा, ये सभी लल्लूलाल की रचनाएं रहती है। इसके अलावा स्त्री शिक्षा विधायक तथा श्री कृष्ण चरितोपाख्यान नामक खड़ी बोली में रचित रचनाओं के रचयिता रहे विश्वनाथ सिंह। स्त्री शिक्षा विधायक तथा श्री कृष्ण चरितोपाख्यान, ये खड़ी बोली में रचित रचनाएं रही। स्त्री शिक्षा विधायक तथा श्री कृष्ण चरितोपाख्यान जो खड़ी बोली में रचित रचनाएं रही, इसके रचयिता कौन रहे? विश्वनाथ सिंह। इंपॉर्टेंट है। रीतिकाल में प्रचलित राजस्थानी गद्य की एक प्रमुख विद्या बाला व बोध क्या है? रीतिकाल में प्रचलित राजस्थानी गद्य विद्या, ठीक है, नाम क्या रहा? बाला व बोध। ये क्या है? रीति निरूपक ग्रंथ, अलंकार निरूपक ग्रंथ, कथामय व्याख्या ग्रंथ या फिर छंदो निरूपक ग्रंथ? तो कथामय व्याख्या ग्रंथ। रीतिकाल में प्रचलित राजस्थानी गद्य की एक प्रमुख विद्या बाला व बोध क्या है? कथामय व्याख्या ग्रंथ। आगे देखते हैं। वास्तव में हिंदी साहित्य के इतिहास में सर्वप्रथम किन कवियों ने काव्य को शुद्ध कला के रूप में ग्रहण किया? वास्तव में हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे पहले किन कवियों ने काव्य को शुद्ध कला के रूप में ग्रहण किया? सूफी कवियों ने, संत कवियों ने, भक्ति परक कवियों ने या फिर रीति कवियों ने? तो रीति कवियों ने काव्य को सर्वप्रथम शुद्ध कला के रूप में ग्रहण किया, रीति कवियों ने। इसके अलावा हिंदी साहित्य के इतिहास में शुद्ध कविता की खोज का पहला सफल प्रयास क्या रहा? तो रीतिमुक्त काव्य। हिंदी साहित्य के इतिहास में शुद्ध कविता की खोज का सबसे पहला सफल प्रयास क्या रहा? रीतिमुक्त काव्य, ठीक है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल के किन कवियों ने राष्ट्रीय अथवा जातीय भावना के साथ वीर भावना का संबंध स्थापित कर उसे एक नवीन आयाम दिया? रीतिकाल के किन कवियों ने राष्ट्रीय अथवा जातीय भावना के साथ वीर भावना का संबंध स्थापित कर उसे एक नवीन आयाम दिया? गोप, ग्वाल, भूषण और लाल या फिर रसरूप? तो भूषण और लाल ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय अथवा जातीय भावना के साथ वीर भावना का संबंध स्थापित कर उसे एक नवीन आयाम दिया, ठीक है। रामचंद्र भूषण और रामचंद्राभरण नामक ये जो रीति ग्रंथ रहे, इसके रचयिता रहते हैं गोप। रामचंद्र भूषण और रामचंद्राभरण नामक रीति ग्रंथ के रचयिता गोप रहे। रसरंग और रसिकानंद नामक रीति ग्रंथ के रचयिता रहते हैं ग्वाल। रसरंग और रसिकानंद नामक रीति ग्रंथ के रचयिता कौन रहते हैं? ग्वाल। और तुलसी भूषण नामक रीति ग्रंथ के रचयिता रहे रसरूप। तुलसी भूषण के रचयिता रहते हैं रसरूप। आगे देखेंगे। जंगनामा नामक वीर काव्य के रचयिता कौन रहते हैं? जंगनामा नामक वीर काव्य के रचयिता श्रीधर हठीजी ग्वाल या फिर चंद्रशेखर वाजपेयी। जंगनामा नामक वीर काव्य के रचयिता रहे श्रीधर। जंगनामा नामक वीर काव्य के रचयिता कौन रहे? तो श्रीधर। जंगनामा ये जो वीर काव्य रहा श्रीधर द्वारा रचित, इसमें फर्रुखशियर और जहांदर शाह के युद्ध का वर्णन है। जंगनामा में किसके युद्ध का वर्णन है? तो फर्रुखशियर और जहांदर शाह के युद्ध का वर्णन है। जहांदर शाह ही होगा, जहांगीर नहीं। इसके अलावा श्री राधा सुधा शतक हठी जी की रचना है। श्री राधा सुधा शतक हठी जी की रचना है। हमीरहट विजय विनोद नामक ये जो वीर काव्य है, हमीरहट तथा विजय विनोद नामक वीर काव्य के रचयिता रहे ग्वाल।
हम्मीर हट तथा विजय विनोद नामक वीर काव्य के रचयिता कौन रहे? ग्वाल। इसके अलावा एक और हम्मीर हट नामक प्रबंध काव्य रहा जिसके रचयिता चंद्रशेखर वाजपेयी थे। रीतिकाल में सर्वाधिक प्रचलित काव्य रूप क्या रहा? प्रबंध काव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य या फिर इनमें से कोई नहीं? तो रीतिकाल में सर्वाधिक प्रचलित काव्य रूप रहा मुक्तक काव्य। रीतिकाल में सर्वाधिक प्रचलित काव्य रूप क्या रहा? तो मुक्तक काव्य। इसके अलावा रीतिकाल का सर्वाधिक प्रचलित छंद था, काव्य रूप था मुक्तक काव्य। छंद क्या रहा प्रचलित? तो कवित और सवैया। रीतिकाल का सर्वाधिक प्रचलित छंद रहा कवित और सवैया। रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा? इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को कलाकाल कहा। रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। ठीक है। रीतिकाल का प्रधान रस क्या रहा? तो श्रृंगार रस। सभी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रीतिकाल का प्रधान रस रहा श्रृंगार रस। प्रचलित छंद रहा कविता और सवैया। काव्य रूप रहा, प्रचलित काव्य रूप क्या था? तो मुक्तक काव्य। रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा? डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। इसके अलावा रीतिकाल की मतलब रीति काव्य की प्रमुख प्रकृति क्या रही? रीति निरूपण और श्रृंगार वर्णन। रीति निरूपण और श्रृंगार वर्णन ये रीति काव्य की प्रमुख प्रकृति रही। आगे बढ़ेंगे। हिंदी का पहला रीति ग्रंथ कौन सा है? हित तरंगिनी, रसिकानंद, छत्र प्रकाश या फिर रूप विलास? तो हिंदी का पहला रीति ग्रंथ रहा हित तरंगिनी। हिंदी का पहला रीति ग्रंथ हित तरंगिनी, ये कृपाराम की रचना है। हित तरंगिनी किसकी रचना है? तो कृपाराम की रचना है। इसके अलावा रीतिकाल के संदर्भ में रीति शब्द से क्या अभिप्राय है? तो काव्यांग निरूपण। रीतिकाल के संदर्भ में रीति शब्द से क्या अभिप्राय है? काव्यांग निरूपण। इसके आगे है रीतिकाल की 3 प्रसिद्ध सतसई है। रीतिकाल में 3 प्रसिद्ध सतसई लिखा गया। ये सब पूछा जाता है, किसी दूसरे कवि का सतसई दे दिया जाएगा और पूछेगा कि इसमें से किस कवि के द्वारा सतसई नहीं लिखी गई है रीतिकाल में। तो यहाँ पे रीतिकाल में 3 प्रसिद्ध सतसई लिखे गए हैं, किनके द्वारा? बिहारी सतसई, मतीराम सतसई और वृंद सतसई। रीतिकाल के 3 प्रसिद्ध सतसई कौन कौन से रहे? बिहारी सतसई, मतीराम सतसई और वृंद सतसई। ठीक है, याद रखिएगा। यदि प्रबंध काव्य एक वनस्थली है, यदि प्रबंध काव्य एक वनस्थली है तो मुक्तक काव्य एक गुलदस्ता, यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा? तो यह जो कथन है यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न है, छंदों का वैविध्य या छंदों की भरमार केशवदास की किस कृति से मिलता है? छंदों का वैविध्य या छंदों की भरमार केशवदास की कृति रामचंद्रिका से मिलता है। छंदों का वैविध्य या छंदों की भरमार केशवदास की कृति रामचंद्रिका से मिलता है। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, किसने कहा है? आचार्य शुक्ल जी ने। इसके अलावा बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का कारण क्या रहा? बिहारी सतसई रीतिकाल का एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसके रचनाकार यानी कि बिहारी सतसई नामक एकमात्र रचना से क्या हो गए? वे रीतिकाल में प्रसिद्ध हो गए अपनी एकमात्र रचना से। और इसकी प्रसिद्धि का कारण क्या रहा? बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का कारण तो कल्पना की समाहार शक्ति, कल्पना की समाहार शक्ति। बिहारी सतसई एक मुक्तक काव्य है। इसके अलावा मिर्जा राजा जयसिंह जयपुर नरेश जो रहे, मिर्जा राजा जयसिंह जयपुर नरेश के निर्देश पर इन्होंने बिहारी सतसई की रचना की थी, याद रखिएगा। नायक नायिका भेद निरूपक रीति कवि कौन है? नायक नायिका भेद निरूपक रीति कवि कौन है? कालिदास त्रिवेदी, मतीराम कृष्ण भट्ट देव ऋषि, जसवंत सिंह, मतीराम भूषण, सुखदेव मिश्र, मतीराम या फिर राम सहाय? तो नायक नायिका भेद निरूपक रीति कवि है कालिदास त्रिवेदी। नायक नायिका भेद निरूपक रीति कवि कौन है? कालिदास त्रिवेदी। कालिदास त्रिवेदी द्वारा रचित नायक नायिका भेद निरूपक ग्रंथ है वर वधु विनोद। कालिदास त्रिवेदी द्वारा रचित नायक नायिका भेद निरूपक ग्रंथ कौन सा है? वर वधु विनोद। श्रृंगार रस निरूपक रीति कवि, श्रृंगार रस निरूपक रीति कवि कौन है? मतीराम कृष्ण भट्ट देव ऋषि। मतीराम और कृष्ण भट्ट देव ऋषि ये श्रृंगार रस से संबंधित कवि रहे। अलंकार निरूपक रीति कवि कौन रहे? तो जसवंत सिंह, मतीराम,
मतीराम जो रहे ये श्रृंगार रस में भी आते हैं और अलंकार में भी आते हैं, अलंकार निरूपक रीति कवि में भी आते हैं। तो अलंकार निरूपक रीति कवि रहे जसवंत सिंह, मतीराम, भूषण, पद्माकर, दुल्हा, रसरूप, गिरधर दास। ठीक है। छंद निरूपक रीति कवि कौन रहे? तो सुखदेव मिश्र, मतीराम, राम सहाय, माखन एवं दशरथ। सुखदेव मिश्र, मतीराम, राम सहाय, माखन एवं दशरथ। आगे बढ़ेंगे। इनमें से कौन सा ग्रंथ जसवंत सिंह द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ है? कौन सा ग्रंथ जसवंत सिंह द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ है? शिवराज भूषण, पद्माभरण, कविकुल कंठभरण, कविकुल कंठाभरण या फिर भाषाभूषण? तो भाषाभूषण जसवंत सिंह द्वारा रचित एक अलंकार ग्रंथ है। भाषाभूषण जसवंत सिंह द्वारा रचित एक अलंकार ग्रंथ है। शिवराज भूषण जो रहा यह भूषण द्वारा रचित रहा। शिवराज भूषण नामक अलंकार ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? तो भूषण द्वारा रचित है। और ये सभी कवि, ये जो सभी कवि और इनकी रचनाएं, ये सभी अलंकार निरूपक कवि है। ठीक है। भूषण द्वारा रचित अलंकार निरूपक ग्रंथ कौन सा है? तो शिवराज भूषण। पद्माभरण यह पद्माकर की रचना है। सभी अलंकार निरूपक ग्रंथ है। पद्माभरण पद्माकर की रचना है। तुलसी भूषण रसरूप की रचना है। सभी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तुलसी भूषण रसरूप की रचना है। कविकुल कंठाभरण दूल्हा की रचना है। कविकुल कंठाभरण दूल्हा की रचना है। अलंकार चंद्रोदय रसिक सुमति की रचना है। अलंकार चंद्रोदय रसिक सुमति की रचना है। ये लास्ट वाला यहाँ पर उल्टा हो गया। ठीक है। भारती भूषण इधर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा भारती भूषण गिरधर दास की रचना है। याद रखिएगा, भारती भूषण जो रहा यह गिरधर दास की रचना है। आगे बढ़ेंगे। गिरधर कविराय किस छंद की काव्य रचना के लिए प्रसिद्ध है? छप्पे, रोला, सवैया या फिर कुंडलियां? तो गिरधर कविराय कुंडलिया छंद की काव्य रचना के लिए प्रसिद्ध है। गिरधर कविराय कुंडलिया छंद की काव्य रचना के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा नीति काव्यकार बैताल छप्पे छंद का प्रयोग करते हैं। नीति काव्यकार बैताल ने छप्पे छंद का प्रयोग किया। नीति काव्यकार दीनदयाल गिरी ने कुंडलिया छंद का प्रयोग किया। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। रीतिकाल के अंतिम प्रसिद्ध आचार्य कौन माने जाते हैं? पद्माकर, मतीराम, भिखारी दास या फिर चिंतामणि? तो रीति अंतिम प्रसिद्ध आचार्य भिखारी दास माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न नहीं है, भिखारी दास के संबंध में एक पॉइंट। भिखारी दास ने सर्वप्रथम हिंदी काव्य परंपरा, भाषा, छंद, तुक आदि पर विचार किया। भिखारी दास ने सबसे पहले हिंदी काव्य परंपरा, भाषा, छंद, तुक इत्यादि पर विचार किया और ये रीतिकाल के अंतिम प्रसिद्ध आचार्य माने जाते हैं। बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नामक फारसी में टीका किसने लिखा? गुमान मिश्र, ब्रजवासी दास, आनंदी लाल शर्मा जोशी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आनंदी लाल शर्मा जोशी ने बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नामक फारसी में टीका लिखा है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सेनापति के किस ग्रंथ में राम भक्ति से संबंधित छंद मिलते हैं? कवित रत्नाकर, रस प्रबोध, काव्य निर्णय या फिर रस रहस्य? तो सेनापति के ग्रंथ कवित रत्नाकर में राम भक्ति से संबंधित छंद मिलते हैं। इसके अलावा ऑप्शन में जो ग्रंथ थे, रस प्रबोध रसलीन की रचना है। काव्य निर्णय भिखारी दास की रचना है, इंपॉर्टेंट है। रस रहस्य कुलपति मिश्र की रचना है।